हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PRK's एजुकेशन। तो आज हम लोगों को C2 साइकिल पर बात करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि C3 साइकिल में जो आपकी रूबिस्को है ये थर्मोलेबाइल एंजाइम है, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से अपना रंग बदलती है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा CO2 के रिलेटिव में तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेस, और ऑक्सीजनेस जब भी एक्ट होती है तब होता है फोटो रेस्पिरेशन, या फिर जिसको आपने कहा था C2 साइकिल। तो आज हम लोगों को फोटो रेस्पिरेशन समझना है। तो फोटो रेस्पिरेशन को समझते हैं, ये थोड़ा सा नुकसानदायक प्रोसेस होती है फॉर प्लांट, इट इज़ अ नुकसानदायक प्रोसेस। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल। ओके, C2 साइकिल। अब मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब आपका रूबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेस, या फिर जब भी आपका O2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम होगा रिलेटिवली, देन ऑल्सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेस। तो मैंने फोटो रेस्पिरेशन के केस बता दिया आपको कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर O2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा या फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, तब आपका ये जो है फोटो रेस्पिरेशन या फिर ये हो जाएगा। अब होता क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन हमेशा होगा आपके C3 प्लांट्स के अंदर। अब ये C3 प्लांट्स क्या होते हैं? देखो भाई, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, C3 प्लांट्स और कुछ C4 प्लांट्स होते हैं। तो C3 में हमने C3 साइकिल पढ़ी थी और अब हम लोग आगे C4 साइकिल भी पढ़ेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि C3 प्लांट्स के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। मतलब आपने जो C3 साइकिल पढ़ी ना इसके पहले, उनके अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। अब C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? हमने क्या कहा, फोटो रेस्पिरेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि भाई O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया CO2 के रेस्पेक्ट में। तो C4 प्लांट्स के अंदर एक सेपरेट ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके द्वारा ये जो है CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, इनके पास वन मैकेनिज्म विल बी देयर, जिसी को आप लोग C4 मैकेनिज्म कहते हो, C4 प्लांट्स के अंदर। तो मैकेनिज्म होगा जो कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन को कम नहीं होने देगा, और C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके, अब जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टीओ इन टोबैको लीव्स एंड क्रोटोव, इन्होंने क्या किया था, पाथवे को ट्रेस किया था। ओके, तो हमने बेसिकली ये देख लिया। ठीक है, ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि जब भी आपका रूबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेस तब C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन होगा। हमने क्या कहा, C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा कि CO2 को कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बढ़ा सकेंगे। इसको हमने क्या कहा, डेकर और टियर ने टोबैको लीव्स में डिस्कवर किया, क्रोटो ने इसका पाथवे जो है ट्रेस किया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब इसको डिटेल में समझते। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में होता है नुकसान। क्या होता है? लॉस। इसका मतलब क्या होता है? नुकसान होगा, यानी कि कार्बन, यहाँ पर कार्बन का आपको नुकसान होगा, लगभग 25% ऑफ कार्बन विच वॉज फिक्स्ड विल बी लॉस्ट। तो कितने परसेंट कार्बन लॉस होगा? 25% जो है आपका कार्बन लॉस होगा। तो इसलिए एक ऐसी प्रोसेस है, खतरनाक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है आपके प्लांट को नुकसान देती है। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट कौन से ऑर्गेनल्स में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सीक्वेंस में फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होता है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज योर पेरोक्सिसोम एंड दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन 3 ऑर्गेनल्स के अंदर जो है आपका फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट होगा। मैंने क्या कहा, कितने परसेंट कार्बन लॉस होगा इसमें? 25% कार्बन लॉस होगा। अब हम लोग फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल समझते हैं। ठीक है, साइकिल होगी क्या, ध्यान से समझो। जब भी आपका रूबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेस तब आपने क्या कहा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास होगा RUBP। कितने कार्बन कंटेनिंग होता है? 5 कार्बन। ये रिएक्ट होता है आपके O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को।
अब यहाँ पर रूबिस को आपकी कार्बोक्सिलेज नहीं बल्कि ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट कर रही है, इट इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीजनेस। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होता है, 2 RUBP विल रिएक्ट विथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दिस वॉज योर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड दिस इज योर फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज योर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इज योर 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब मुझे बताओ, आपको नंबर ऑफ कार्बन्स को बैलेंस करना है, तो LHS में नंबर ऑफ कार्बन्स 10 है, RHS में आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 10 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखूँ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट लिखूँ, तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 6 + 4 यानी कि 10, और यहाँ पर भी कितने थे 10, तो आपका बैलेंस हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो क्या क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब होता क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको पता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपके C3 साइकिल में बन रही थी, याद है आपको। देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बन रहा था, आपकी ये C3 साइकिल है, C3 साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था जिससे आप लोग ग्लूकोज बना रहे थे अल्टीमेटली। तो जो आपका इस वाले इसमें जो भी बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट विल एंटर इनटू C3 साइकिल, इट विल एंटर इनटू, मैं लिखूंगा, समझो भाई ध्यान से समझो, काफ़ी ईजी है, कंफ्यूज मत हो। इट विल एंटर इनटू C3 साइकिल, इट विल एंटर इनटू C3 साइकिल और यहाँ पर आपको ग्लूकोज बन के मिल जाएगा, क्लियर, ग्लूकोज बन के मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होगी यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ। होता क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट विल गो इनटू C2 साइकिल, यानी कि पूरी C2 साइकिल ये, लेकिन यहाँ पर ये एंटर करेगा सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और एक ATP भाई एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाता है। ठीक है, एक ATP यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी हो रहा है। तो मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास थे कितने, 4, और एक कार्बन लॉस हो रहा है, 4 में से एक गया, बचे कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन बचे, 4 में से एक कार्बन गया, तो बच रहे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है। आप सभी को पता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिख दूँ विच इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बन गया। तो अब ध्यान से सोचो कि 4 कार्बन में से आपका एक कार्बन लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, 25% कार्बन का लॉस हुआ। समझे बात को। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़े हैंड राइटिंग में लिखूंगा, यहाँ पर 25% कार्बन इज बीइंग लॉस, समझ गए, यस। तो यहाँ पर 25% कार्बन का लॉस हो रहा है, और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जो है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच विल ऑल्सो एंटर इनटू C3 साइकिल और आपका अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन समझे लॉस कहाँ पर हो रहा है, नुकसान कहाँ पर हो रहा है, 25% कार्बन यहाँ पर लॉस हो रहा है और एक ATP भी यहाँ पर खर्च हो रहा है। समझ गए पूरी तरह से। तो ये होती है आपकी, दिस वॉज नथिंग बट C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन, समझ गए। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है। अब इसको C2 साइकिल क्यों कह रहे हैं, सोचो, हमने C3 साइकिल क्यों कहा था, क्योंकि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट वॉज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए हमने पिछले वाले साइकिल को C3 साइकिल नाम दिया था। इसमें फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट इज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज 2 कार्बन कंटेनिंग, तो इसलिए आप लोग इसको C2 साइकिल कहते हो। ठीक है, समझ गए। अब देखो C2 साइकिल, इसमें भी हम लोग PR के स्पेशल पॉइंट्स ले लेते हैं, PR के स्पेशल पॉइंट्स। पहली चीज़, इट इज़ कॉल्ड एज C2 साइकिल या फिर PCO साइकिल। ठीक है, PCO साइकिल क्यों कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। ठीक है, C2 साइकिल का दूसरा नाम भी समझ गया। ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट टेबल कंपाउंड वॉज फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज़ अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो इसलिए आपने इसको नाम क्या दिया था, C2 साइकिल। ठीक है, यहाँ पर आपने रिएक्शन में कोई ATP NADPH2 या फिर शुगर नहीं बनी ना, तो इसलिए याद रखिए कि C2 साइकिल के अंदर
भाई ग्लूकोज बन रहा है लेकिन वो अल्टीमेटली C3 साइकिल के द्वारा ही बन रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि C2 साइकिल के अंदर नो ATP, नो NADPH2, नो शुगर फॉर्म, ठीक है, कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है इसमें से। और ये थोड़ी सी कैसी प्रोसेस है आपकी C2 साइकिल, सोचो C2 साइकिल इज योर एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपका 25% कार्बन का लॉस आपको देखने को मिल रहा था। तो इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस और एक ATP खर्च भी हो रहा था, 1 ATP वॉज बींग यूज्ड। ओके, और इसमें सवाल अगर पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व कितने लिखोगे? 3। कौन से याद करो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब इसमें कितने ATP खर्च हो रहे थे? 1 ATP वॉज बींग यूटिलाइज्ड, 1 ATP वॉज बींग यूटिलाइज्ड। और इसमें क्या देखना है हमें C2 साइकिल के अंदर, C2 साइकिल के अंदर। और इसमें एक पॉइंट याद रखो कि इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स बनते हैं, इसके कुछ इन डिटेल रिएक्शन में अगर जाएंगे जो NCERT में नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो अमाइनो एसिड बनते हैं इसके अंदर ग्लाइसिन एंड सीरिन, ये थोड़ा सा एक पॉइंट याद रख लीजिए। और बस C2 साइकिल इज डन। तो हमने C2 साइकिल को अच्छी तरीके से देख लिया कि इट इज़ PCO साइकिल, 2 कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है इसलिए C2 साइकिल। इसमें ATP NADPH2 शुगर नहीं बनता, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, 25% कार्बन का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व 3 है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 1 ATP यूटिलाइज हो रहा है, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और सीरिन है। और मैंने एक पॉइंट आपको क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि आपका फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल ये आपको किस में देखने को मिलेगा? C3 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा भाई, C4 प्लांट्स के अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, C4 प्लांट विल हैव सर्टन मैकेनिज्म्स जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं और वो कार्बोक्सिलेशन ही कराएंगे। तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, C4 साइकिल। यस, तो अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है C4 साइकिल। समझ गए C4 साइकिल? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके C4 प्लांट्स होंगे विच विल हैव सर्टन मैकेनिज्म्स जो कि CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा बढ़ा के रखेंगे, जिसके द्वारा हमेशा रूबिस्को विल एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। डन। तो इस लेक्चर में हमने C2 साइकिल पढ़ा, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आपके C4 साइकिल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।